हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्नू वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECC 112 विकास का अर्थव्यवस्था पार्ट 1। हिंदी मीडियम की आपकी क्लास रहेगी। तो सबसे पहले हम जो आज की क्लास में टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है, उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक बार जान लेते हैं कि कौन कौन से क्लास में आज हम टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें कि आपका पहला टॉपिक है विषमता का अभिप्राय, उसके बाद है हमारा विनियामक प्रग्रहण के सिद्धांत, और उसके बाद हम यहाँ पर वर्सेस करेंगे किसमें, आर्थिक और जो हमारे आर्थिक विनियमन है उसके बीच के सिद्धांत हैं दो। कौन कौन से? एक तो पहला है जनहिताय और एक है हमारा यहाँ पर जनवरीयता सिद्धांत, ठीक है। इसके बीच में वर्सेस करेंगे। एंड देन है हमारा आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास के बीच में अंतर, और उसके बाद एक हम पढ़ने वाले हैं, हम यहाँ पर कह लो थ्योरी है या फिर हमारी मॉडल है जो कि हमें बताती है कार्य करते हुए सीखना, ठीक है। ये 4 टॉपिक्स है और देखो चारों के चारों टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। ये वही क्वेश्चंस हैं जो कि आपके रिपीट होते हैं, एग्जामिनर के फेवरेट कॉन्सेप्ट हैं, रिपीट देता ही देता है, चाहे 20 नंबर में दे, 12 नंबर में दे, 6 नंबर में दे, लेकिन देता ज़रूर है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, विषमता, ठीक है, इनइक्वालिटी। यहाँ पर सीधा सीधा सा जो हमारा इनइक्वालिटी का अर्थ होता है वो सामाजिक और आर्थिक संसाधनों में इनइक्वालिटी होती है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं जो अमीर होता है वो और अमीर होता जाता है और गरीब जो है वो और गरीब होता जाता है। इसके कुछ कारक हैं जिस कारण से हम कह सकते हैं कि जो ये विषमता है सामाजिक और आर्थिक स्थिति के अकॉर्डिंग विषमता लोगों में पाई जाती है, लोगों में मिलती है। क्या है? हमारा आय है, धन है, शिक्षा है, स्वास्थ्य सुविधाएं और जीवन स्तर। लोगों के पास, जिसके पास आय नहीं है, धन नहीं है, शिक्षा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, जीवन स्तर नहीं है, जाहिर सी बात है इनइक्वालिटी होगी। किसी व्यक्ति के पास तो बहुत ज़्यादा मिलेगा और किसी के पास बिल्कुल नहीं मिलता है, ठीक है। किसी के पास बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं इनकम के सोर्सेज होते हैं और किसी के पास एक भी नहीं होता है, ठीक है। एक बेरोजगार घूम रहा और एक पता नहीं कहाँ कहाँ से कमा रहा होता है। यही होती है हमारी विषमता, ठीक है जी। और अगर हम आर्थिक विषमता की बात करें तो आर्थिक विषमता का सीधा सीधा सा मतलब है कि व्यक्ति के पास आय और जो संपत्ति है उनके बीच में असमान वितरण हो रहा है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है? असमानता हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता हो रही है और वही हमारी असमानता कहलाती है क्या? विषमता। समझ में आया क्या? अब इसके कुछ पॉइंट्स हैं कि किस कारण जो हमारी आर्थिक विषमता होती है वो उत्पन्न होती है, जिस कारण समाज में रहने वाले लोग बहुत ज़्यादा या तो धनवान होते हैं या फिर बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं? गरीब होते हैं। दो ही तरह के लोग मिलेंगे आपको, या तो बहुत ज़्यादा अमीर होंगे या फिर बहुत ज़्यादा गरीब होंगे, ठीक है। अब इसका कारण क्या होता है? अगर हम विषमता के नज़रिए से देखें तो हमारा पहला पॉइंट है आय और संपत्ति का असमान वितरण। बहुतों के पास क्या है? अधिक संपत्ति है, ठीक है, बहुत ज़्यादा है, और कुछ सबसे ही वंचित है। किसी के पास, वही एग्जाम्पल, कोई बहुत ज़्यादा कमा रहा है और कोई बेरोजगार घूम रहा है। उसके बाद शिक्षा और कौशल, लोगों के पास शिक्षा और कौशल नहीं है। कोई बेरोजगार क्यों घूम रहा है? क्योंकि वो शिक्षित व्यक्ति नहीं है, उसके पास स्किल्स नहीं है, ठीक है। और जिसके पास बहुत सारे सोर्सेज है उसके पास क्या है? शिक्षा है, स्किल्स है। कोई एक हम कह सकते हैं वो चीज़ों को हम कह सकते हैं यहाँ पर कि उसके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, तभी उसके पास बहुत सारे सोर्सेज है अर्निंग के, ठीक है। जो व्यक्ति बेरोजगार घूम रहा है, ठीक है, वो विषमता का हम कह सकते हैं कि वो विषमता में क्यों आता है, उसके साथ इनइक्वालिटी क्यों होती है? शिक्षित नहीं है, उसके पास जॉब की अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसलिए वो हम कह सकते हैं उसके पास रोजगार नहीं होगा। अगर रोजगार होगा तो उसकी आय कितनी होगी? निम्न होगी, ठीक है। सांस्कृतिक और सामाजिक कारक। सांस्कृतिक क्या होते हैं? हमारे जाति से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड, लिंग के आधार पर जो भेदभाव होते हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे आर्थिक विषमता को प्रभाव डालते हैं, उस पर प्रभाव डालते हैं, जिस कारण असमानता फैलती है। और जब असमानता होती है किसी भी देश में तो विषमता का कारण बनती है वही असमानता। फिर आर्थिक नीतियां होती हैं, जैसे कि हमारी कर प्रणाली, श्रम कानून और औद्योगिक नीतियां, जिस कारण विषमता में क्या होता है? प्रभाव पड़ता है और विषमता और धीरे धीरे हम कह सकते हैं स्प्रेड होती जाती है, एक्सपेंड होती जाती है। फिर है यहाँ पर तकनीकी और वैश्वीकरण, स्वचालन और वैश्विक प्रतिस्पर्धा। स्वचालन
और वैश्विक प्रतिस्पर्धा ने श्रमिकों की मांग को क्या कर दिया है, बहुत ज्यादा प्रभावित कर दिया है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वेतन में असमानता बढ़ी है। यानी कि ग्लोबलाइजेशन आया है, उसकी वजह से साथ साथ कंपटीशन भी आया है। वही चीज इससे रिलेटेड करती है, वो क्या है, हमारी शिक्षा और कोई कौशल, कोई स्किल, जिसके पास जो व्यक्ति शिक्षित होगा वही कॉम्पिटिट कर सकता है, ठीक है, अपने विपक्ष के साथ वही लड़ सकता है जो मजबूत होगा, जो मजबूत नहीं होगा वो लड़ नहीं सकता है। तो वही सेम चीज है यहाँ पर, जिस वजह से हम कह सकते हैं श्रमिक की वही श्रम चाहिए, किसी भी एक कंपनी को, किसी भी एक देश को वही श्रमिक चाहिए होगा, ठीक है, जिसके पास क्या होगा, एजुकेशन होगा, टेक्नोलॉजी चलानी आती होगी, वो टेक्नोलॉजी को समझता होगा। तो सीधा सीधा सा क्या है, वही शिक्षा और कौशल। तो यही हम कह सकते हैं जिस कारण विषमता होती है, विषमता प्रभावित होती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन जान लेते हैं, वो है हमारा क्या, विनियामक प्रग्रहण। ठीक है, ये एक तरह का हमारा सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है ये हमारा राजनीतिक, ठीक है, और आर्थिक सिद्धांत है। राजनीतिक सिद्धांत भी यही कहलाता है हमारा, और एक आर्थिक सिद्धांत भी कहलाता है। अब यहाँ पर आपके पास ना दो कह सकते हैं हम, यहाँ पे दो पक्ष हैं। ठीक है, एक पक्ष तो होता है हम कह सकते हैं बहुत ज्यादा उद्योग वाला पक्ष हो गया, ठीक है, या फिर एक उसके साथ साथ होती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, एक तो हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, सरकार है, और दूसरा हमारे पास क्या है, उद्योग समूह है। क्या है, हमारे पास सरकार है और क्या है, उद्योग समूह है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पे सरकार क्या करेगी, ठीक है, हम कह सकते हैं जो हमारा विनियामक प्रग्रहण है उसके अनुसार कोई भी जो हमारा उद्योग समूह होगा, ठीक है, वो क्या करता है, सरकार को या फिर जो सरकार की हम कह सकते हैं नियामक निकाय होती है उसको प्रभावित करता है। नियामक निकाय क्या होती है, यानी कि जो सरकार का, हम एक तरह से नॉर्मल लैंग्वेज में कह सकते हैं, जो उसका खर्चा होता है, सरकार का खर्चा, उसको इफेक्ट कौन डालता है, उद्योग डालता है। सरकार के खर्चे को, उसके हम कह सकते हैं विनिमय को कौन प्रभाव कर सकता है, उद्योग समूह प्रभाव कर सकता है। ठीक है, अब वो कैसे कर सकता है, और इसका रीजन पता है क्या होता है कि हम यहाँ पर कहें कि जो हमारा विनियामक प्रग्रहण है वो सिद्धांत क्यों हो रहा है, क्यों हमारी जो उद्योग है वो सरकार या फिर सरकार के खर्चे को प्रभाव कर सकती है। इसका उद्देश्य होता है रेगुलेटरी के लिए। ठीक है, विनियामक को हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं रेगुलेटरी, इसके लिए होता है, क्यों, रेगुलेटरी के लिए। ठीक है, क्यों करता है, जो उद्योग समूह है हमारा वो सरकार के खर्चे को पूरा का पूरा प्रभाव कर सकता है, और इसका उद्देश्य होता है सिर्फ और सिर्फ रेगुलेशन के लिए, हम कह सकते हैं यहाँ पर विनियमित के लिए। ठीक है, और ये जो प्रक्रिया होती है पूरी की पूरी, ये किस लिए होती है, क्योंकि जो हमारा उद्योग हो जो भी है, ठीक है, कोई भी, हम उद्योग की जगह हम पूरा प्राइवेट सेक्टर ले सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर क्या चाहता है कि उसका भला हो, ठीक है, वो नहीं चाहता सरकार की तरह कि समाज का कल्याण हो। कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर है वो ये चाहता है कि सिर्फ और सिर्फ क्या हो, मैं आगे बढ़ूं। तो जाहिर सी बात है जो उद्योग समूह होगा वो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा इफेक्ट डालता है किसको, सरकार और सरकार के खर्चे को, क्योंकि सरकार का खर्च कहाँ पर होता है, वेलफेयर के लिए होता है। अगर सरकार हम कहें रोड बनवा रही है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसे डाल रही है, ठीक है, अगर उसने निवेश किया है और अगर उसके पास पैसा नहीं था सरकार के पास, तो भी उसने क्या किया, लोन लेकर के एक रोड बनवा रही है, ठीक है, तो वो क्या करना चाहती है, वेलफेयर करना चाहती है। अब रोड बनेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और जब रोजगार मिलता है तो जीडीपी में आर्थिक वृद्धि होती है, जीडीपी की विकास होता है देश का, साथ साथ लोगों का भी विकास होता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है वो क्या कहता है, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही भलाई सोचता है। ठीक है, हम यहाँ पर कह सकते हैं जो निजी कंपनियां होती हैं, ठीक है, वो सिर्फ अपने लिए वर्क करती हैं।
ठीक है, जिससे कि पूरा का पूरा हम कह सकते हैं कंपटीशन पूरा इफेक्ट पड़ता है और जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं उनको नुकसान होता है। यही होता है हमारा विनियामक प्रग्रहण का सिद्धांत। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर वर्सेस कर लेते हैं, वो है हमारा एक तो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी और एक होती है हमारी कैप्चर थ्योरी। देखो पब्लिक इंटरेस्ट थ्योरी है तो पब्लिक के लिए काम हो रहा है, देश के लिए, देश के वेलफेयर के लिए, जनता के लिए काम हो रहा है। अगर सरकार यहाँ पर खर्चा कर रही है तो किस लिए कर रही है? सरकार की रक्षा, सरकार जो खर्चा कर रही है वो किसकी रक्षा के लिए करती है? देश के लोगों के लिए, ठीक है, उनके कल्याण के लिए, उपभोक्ताओं के लिए और समाज के लिए, जिनका लाभ हो। ठीक है, लक्ष्य क्या होता है? उपभोक्ता का संरक्षण, बाजार में स्थिरता रहे और सामाजिक भलाई सुनिश्चित करना, सीधा सीधा सा वेलफेयर। ठीक है, प्रभाव क्या होता है? इस कारण से प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा यानी कि कंपटीशन बढ़ता है, क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आती है और साथ में उपभोक्ता होता है उनके हितों की रक्षा भी होती है, यानी कि सीधा सीधा सा यहाँ पर उपभोक्ता को नुकसान नहीं होता। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल है, सरकार द्वारा दवाओं की कीमतों में नियंत्रण। ठीक है, जो हमारे सरकारी के जो अस्पताल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें हमें दवाइयाँ मिल जाती हैं। ठीक है, और बहुत सस्ती मिलती हैं दवाइयाँ। अब ये क्यों मिलता है? क्योंकि किसने कंट्रोल किया हुआ है? सरकार ने कंट्रोल किया है। क्यों? क्योंकि जो आम जनता है उनको सस्ती दवाइयाँ मिल सके, ठीक है, क्वालिटी वाली दवाइयाँ मिल सके और उनका इलाज हो सके। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम कैप्चर थ्योरी। ये सिद्धांत कौन चला रहा है? कंपनियां, निजी सेक्टर चलाता है। ठीक है, अब इसका लक्ष्य क्या होता है? उद्योग के बड़े खिलाड़ियों का लाभ पहुंचना, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो प्राइवेट सेक्टर में बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, सिर्फ और सिर्फ उनके लाभ पहुंचाने के लिए। ठीक है, यही लक्ष्य होता है किसका? कैप्चर थ्योरी का। ये प्रतिस्पर्धा को कमजोर कर देता है, नीतियों में पक्षपात आता है भाई इसकी वजह से। ठीक है, और बाजार में मोनोपोली बढ़ती है, कंपटीशन कम होगा तो किसी भी मार्केट में एक अधिकार आएगा ही आएगा। ठीक है, इसका एग्जांपल हम यहाँ पर ले लें, क्या है? बड़ी फार्मा कंपनियों का नियामकों पर प्रभाव डालना ताकि उनके हितों के अनुरूप नीतियां बनाई जा सके। जो हमारी बड़ी बड़ी फार्मा कंपनियां होती है वो कौन कंट्रोल करेगा? कैप्चर थ्योरी के जरिए कंट्रोल की जाएगा। कौन करेगा? निजी कंपनियां जो होती है, जो उद्योग होते हैं, वो कंट्रोल करेंगे। तो उनके लिए अकॉर्डिंग ही क्या होंगी? जो हमारे बड़े बड़े औद्योगिक होंगे, ठीक है, जो इंडस्ट्रियल्स होंगे, उन्हीं के अनुरूप जैसा वो चाहेंगे नीतियां बनाई जाएंगी और वर्क होगा। तो लाभ किसको होगा? जो हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जो बड़े बड़े औद्योगिक ऑफिसर्स जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, उनका लाभ होगा। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया क्या? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे वर्सेस कर लेते हैं किसके बीच में। देखो इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें हम कंफ्यूज भी होते हैं, बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इकोनॉमिक ग्रोथ यानी कि आर्थिक समृद्धि क्या है और आर्थिक विकास क्या है। आपकी बुक का पहला चैप्टर ही है और उसमें दिया हुआ है और क्वेश्चन भी रिपीट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जान लेते हैं सबसे पहले आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि क्या होती है? किसी भी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में मात्रात्मक वृद्धि, यानी कि क्वांटिटी की जो इंक्रीजमेंट हो रही है, ठीक है, किसकी? सेवाओं की और वस्तुओं की अर्थव्यवस्था में, वो हमारी आर्थिक समृद्धि कहलाती है। अब क्यों? इसका मापन हम कहते हैं जीडीपी और जीएनपी के जरिए। पूरे एक साल में हम कहते हैं ना, गुड जितना भी खर्चा होता है वो ऐड होता है जीडीपी पे, फिर पूरा का पूरा बजट आता है ना, हम जोड़ते हैं और हमारे यहाँ पर कह सकते हैं जो जीडीपी जीएनपी होती है वो क्या बताती है? प्रति व्यक्ति की आय में वृद्धि बताती है। फिर है लक्ष्य क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ आर्थिक उत्पादन हो और आय में क्या हो? वृद्धि हो लोगों की। अवधि क्या होती है? अल्पकालिक, लंबे समय तक। संदर्भ क्या है? मात्रात्मक परिवर्तन देखा जाता है। ठीक है, क्वालिटी नहीं देखा जा रही है, सिर्फ और सिर्फ क्या देखा जा रहा है? क्वांटिटी। उदाहरण है, यदि किसी देश की जीडीपी 5% बढ़ती है तो इसे आर्थिक समृद्धि माना जाएगा। हाँ, 5% बढ़ गई, जैसे कि यहाँ पर अभी तक थी हमारी 65% जीडीपी, ठीक है, लेकिन क्या हुआ? अगले साल ही वो हो गई 70%। तो क्वांटिटी है ना, क्वालिटी तो नहीं देखी गई, क्वांटिटी देखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं हम आर्थिक विकास। वैसे ये 65% और 70% ऐसा होता नहीं है, मैंने सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, आर्थिक विकास पे बात कर लेते हैं। यहाँ पर होता है अब उत्पादन के साथ साथ
एक व्यक्ति की जीवन स्तर, उसकी शिक्षा कैसी है, उसको स्वास्थ्य क्वालिटी मिल रही है नहीं मिल रही है, और पूरा का पूरा वेलफेयर, लोगों का, समाज का वेलफेयर किस में आता है, आर्थिक विकास में आता है। किसके द्वारा हम इसे मापते हैं, HDI के द्वारा, ठीक है, जीवन प्रत्याशा के द्वारा, या फिर साक्षरता दर के द्वारा हम आर्थिक विकास को मापते हैं। और ये क्या दिखाता है, इसका लक्ष्य क्या होता है, समाज का और आर्थिक कल्याण में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। यह भी लंबे समय की एक प्रक्रिया है। इसका संदर्भ क्या होता है, क्वालिटी भी देखनी है और क्वांटिटी भी देखनी है, दोनों में चेंज चाहिए। आर्थिक विकास हमारा यही कहलाता है। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब कुछ विकासशील देशों के प्रमुख अभिलक्षण हैं, जैसे कि हमारे पास है 7 टॉपिक्स। निम्न प्रति व्यक्ति आय, किसी भी विकासशील देश में, ठीक है, कम आय होती है। अगर हम यहाँ पर देखें, इंडिया की बात करें, ठीक है, और हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में जो रहने वाले लोग हैं उनकी आय बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और कंपेयर करें इंडिया के लोगों की, तो इंडिया के लोगों की आय क्या होगी, कम होगी। फिर है आर्थिक अधिक जनसंख्या वृद्धि दर, जनसंख्या बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है, जिस वजह से संसाधन क्या है, क्योंकि हमने संसाधन पढ़े, संसाधन तो लिमिटेड है, ठीक है, और जनसंख्या क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अशिक्षा और निम्न मानव पूंजी, लोगों के पास शिक्षा नहीं है, कौशल विकास नहीं है, जिस वजह से क्या होता है, उत्पादकता में कमी आती है, लोगों को रोजगार नहीं मिलता, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो प्रोडक्शन नहीं होगा, प्रोडक्शन नहीं होगा तो डिमांड नहीं होगी। वही सेम चीज गरीबी, पॉवर्टी। फिर क्या है हमारा, बेरोजगारी और गरीबी। बेरोजगारी दर, जब उत्पादक नहीं, प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो बेरोजगारी दर तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी दर बढ़ेगी, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, तो देश में क्या आती है, गरीबी की समस्या। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, अधिकांश आबादी किस पर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड होती है, जिस वजह से जो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होता है वो एक लिमिट में बन के रह जाता है, यानी कि जिसके पास शिक्षा है, कौशल है, वो सिर्फ और सिर्फ इंडस्ट्रियल एरिया में जा सकता है, बाकी के लोग किस पे डिपेंड रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर पे। फिर क्या है, अल्प विकसित बुनियादी ढांचा, सड़कें, बिजली, परिवहन और स्वास्थ्य सेवाओं में अपर्याप्तता, यही तो होने वाला है। फिर लोगों को क्या नहीं मिलेगी, जब हम कह सकते हैं देश यहीं से ही, हमारे जो हमने 5 टॉपिक्स पढ़े, इन्हीं पर ही डिपेंड रहेगा। ठीक है, क्या है, लोगों के पास आय नहीं है, जनसंख्या बढ़ती जा रही है, ठीक है, संसाधन हमारे पास कम है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है तो बेरोजगारी और गरीबी है, और जब बेरोजगार गरीबी है तो लोगों को हम कह सकते हैं जॉब नहीं मिलेगी, वो किस पे जाएंगे, कृषि पर डिपेंड रहेंगे। जब कृषि पर ही डिपेंड रहेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एक फैक्टर हम कह सकते हैं किसी भी देश को विकास करने के लिए इनफ नहीं होता है। हमें सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, परिवहन चाहिए और स्वास्थ्य सेवाएं भी चाहिए, ठीक है, जो सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर पर निर्भर नहीं है। फिर आय और धन की असमानता, इसी कारण से आर्थिक संसाधन में असमान वितरण होता है, यानी कि क्या देखी जाती है, विषमता देखी जाती है, इनइक्वालिटी देखी जाती है। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब हम पढ़ लेते हैं हमारे जो केनेथ एरो हैं, ठीक है, उन्होंने एक अवधारणा दी थी, कार्य करते हुए सीखना। हमें भी ऐसे ही सिखाया जाता है, ठीक है, और हम मोस्टली यही करते हैं कि अगर किसी व्यक्ति की जॉब लग गई है, ठीक है, उसे कुछ नहीं आता है, लेकिन क्या होता है, फैमिली मेंबर्स भी यही कहते हैं, जिनके पास हम जॉब कर रहे हैं, जो ऑफिस है हमारा, वहाँ के लोग भी ये कहते हैं कोई बात नहीं, धीरे धीरे करते करते सीख जाओगे। यही है हमारा कार्य करते हुए सीखना। इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं, अनुभव से उत्पादकता में वृद्धि, जैसे जैसे कोई भी कंपनी या फिर जो भी श्रमिक होगा, जितना कार्य करेगा उतना ही वो चीजों से सीखेगा, सीधा सीधा सा इंप्रूवमेंट आएगी उसके वर्क में। तकनीकी प्रगति का अनौपचारिक रूप, यानी कि यह इनोवेशन और अनुसंधान एवं विकास से अलग होता है, क्योंकि ये वास्तविक कार्य अनुभव पर आधारित होता है। यानी कि हम यहाँ पर इनोवेशन और अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बिल्कुल अलग रख रहे हैं, क्योंकि अब हम करते जा रहे हैं रियलिटी में और सीखते जा रहे हैं, ठीक है, उस पर डिपेंड है। अगर मैं कर रही हूँ और मैं सीख भी रही हूँ तो ये हमारा जो मॉडल है ये वर्क करेगा। सिर्फ और सिर्फ मैं करे ही जा रही हूँ, मुझे सीखना है ही नहीं, मेरे पास जो सैलरी है 10,000 उसमें बेटर हूँ और एक कुर्सी पे बैठी रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, दैट्स इट, जो मुझे बताया गया है, बाकी और मैं कुछ सीख नहीं रही, तो ये सब कुछ अलग हो गया। क्या, इनोवेशन और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक है। फिर है हमारा औद्योगिक उत्पादन में सुधार। औद्योगिक क्षेत्र में
उत्पादन बढ़ने के साथ श्रमिक जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा कुशल हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और जब वो क्या होगा, हमारा जो भी श्रमिक होगा वो उसके पास स्किल्स आ जाती हैं, तो हमारी जो उत्पादन लागत होती है वो धीरे धीरे घटने लगती है, ठीक है। चलो ओके, अब यहाँ पर क्या है, चिरस्थायी प्रभाव। कार्य करने का अनुभव भविष्य में उच्च उत्पादकता का आधार बना देती है। हाँ, हमें जैसे जैसे कार्य करने का अनुभव हो जाता है तो हम कह सकते हैं इन फ्यूचर हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, स्किल ज़्यादा होगी, हमारे पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटी होती है, हम हाई सैलरी पे वर्क कर सकते हैं। आर्थिक समृद्धि में योगदान। आर्थिक समृद्धि में भी फिर यही ऐसा ही योगदान होता है, जैसे जैसे कार्य करेंगे, सीखते रहेंगे तो राष्ट्र में और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट के लिए ये सिद्धांत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब इसके कुछ व्यवहारिक उदाहरण देख लेते हैं कि एक्चुअल में ऐसा होता है या नहीं होता है। मैन्युफैक्चरिंग उद्योग, एक फैक्ट्री में जैसे ही एक श्रमिक बहुत ज़्यादा काम करता है, बहुत समय तक काम कर रहा है, लंबे समय से लगा हुआ है, तो वो मशीनों को जान जाएगा कि मशीनें कैसे वर्क करेंगी, मशीनों को कैसे चलाना है वो जान जाएगा। हम सब कुछ सीख जाते हैं, उसे ऑन करने से लेकर के उसको ऑफ करने तक, जिसकी वजह से उत्पादन लागत में कमी आती है, उत्पादन लागत क्या हो जाती है, घट जाती है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर हम यहाँ पर बात करें तो कोई भी अगर श्रमिक है, ठीक है, वो जाएगा, तकनीक को सीखेगा, धीरे धीरे सीखेगा, उसके बाद वो भी उसे चलानी आ जाएगी, स्वचालन करने लगेगा, फिर से भाई उत्पादन लागत घट जाएगी, ठीक है, बेहतर बन जाएगा ना वो। फिर है हमारा स्टार्टअप और उद्यमिता। ये क्या है, नए उद्यमी व्यावसायिक निर्णय लेते हुए व्यवहारिक अनुभव प्राप्त करते हैं, जिससे उनके निर्णय लेने की क्षमता में सुधार आता है। किसी का भी बिजनेस है, ठीक है, स्टार्टअप है, किसी का भी बिजनेस है, उसने स्टार्ट किया, ठीक है, अब क्या होगा, जो भी वो डिसीजन वगैरह लेगा अपने हिसाब से लेगा, क्रिएटिविटी लाएगा, कुछ भी न्यू लेकर के आएगा अपने बिजनेस में, तो सिर्फ और सिर्फ किसका यूज़ करेगा, अपने माइंड का यूज़ करेगा। तो डिसीजन मेकिंग में सुधार आएगा, नहीं आएगा। कार्य करते करते क्या हो रहा है, उसके निर्णय लेने में सुधार आ रहा है, उसकी क्षमता में सुधार आ रहा है, शार्प माइंड का वो यूज़ कर रहा है, ठीक है जी। यही होता है हमारा क्या, कार्य करते करते सीखना, ठीक है जी। सो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, बाय बाय।